गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीसेश्वरी स्टडी सेंटर रांची। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैडागोजी और सीडीपी रिलेटेड कुछ थ्योरी जो लिंग्विस्टिक के द्वारा दिए गए हैं, जो आपके आने वाले सीटेट में बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगे, जो आपके क्वेश्चन टिक करने की क्षमता को जरूर ही इन्हेंस करेंगे। और इनके साथ ही हम कुछ लिंग्विस्टिक के बारे में पढ़ेंगे जिनके नाम हैं जीन पियाजे, नोआम चॉम्स्की, बीएफ स्किनर, पैवलोव, क्रेसन, जेम्स एसर और लेव विगोत्स्की। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लिंग्विस्टिक हैं जिनके बारे में साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे उनके थ्योरी क्या हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। पहला कथन और पहला स्टेटमेंट जहां से ये चीज़ स्टार्ट होता है वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आपके लिंग्विस्टिक हैं भाषा को लेके। वो इनका कथन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यानी संज्ञानात्मक विकास पे आपका इनका कॉन्सेप्ट है। ये एक स्टेटमेंट कॉट है इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा यूजफुल है। क्या है वो स्टेटमेंट, पढ़िए। एवरी टाइम वी टीच अ चाइल्ड, जब भी हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं समथिंग, वी कीप फ्रॉम इन्वेंटिंग इट, हम इन्हें क्या करते हैं, कुछ नया करने से रोकते हैं। हिमसेल्फ ऑन द अदर हैंड, दूसरी पहलू को देखें, दैट विच वी अलाउ हिम टू डिस्कवर फॉर हिमसेल्फ, यदि वो कुछ अपने आप ही किसी चीज़ों को सीखता है या खोजता है तो उनके रेस्ट ऑफ लाइफ यानी जीवन के जितने अंत तक वो उसके साथ चला जाएगा। जब हम किसी को सिखाते हैं तो कुछ चीज़ों को हम रोकते हैं, जैसे टीचर अगर कोई आपको पढ़ा देता है तो कुछ बता देता है, आप डिस्कवर खुद नहीं कर पाते। यही अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि अगर कोई बच्चा खुद से कोई चीज़ डिस्कवर करता है या किसी चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जन करता है तो उसके साथ बहुत ही लंबे समय तक चलते रहता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये जीन पियाजे। इनके कुछ वर्ड्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिनके वर्ड पे 90% क्वेश्चन अराइज होते हैं या बनते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए। चार चीज इनके कीवर्ड्स हैं। एक इनका थ्योरी दिया हुआ है जिसका नाम है ए। इनका थ्योरी का नाम क्या है, ए और ए। फुल फॉर्म होता है इनके तीनों के कॉन्सेप्ट के नाम है एडेप्टेशन, दूसरा एसाइमिलेशन और तीसरा है एकोमोडेशन। ये तीन कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया है, बहुत बार पूछा गया है कि ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट किनके बारे में किनके द्वारा दिया गया है, तो वो कौन है, जीन पियाजे। अब क्या है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक वर्ड इसमें आता है स्कीमा, एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है ये समझिए, कि कोई पूर्व धारणा जो आपके पास पहले से हो, जो पूर्व धारणा जो आपके पास पहले से हो, उस पूर्व धारणा के अनुसार पर कोई भी आप कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस चीज को समझें तो ये हम समझ सकते हैं कि जैसे एक चीज मान लीजिए आप बीसेश्वरी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो ये आपकी एक पूर्व अवधारणा है कि यहाँ पे जो पढ़ाई जाएगी वो सत्य होगी। आप किसी एक प्लेग्राउंड पे जा रहे हैं या फिर किसी कोचिंग पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे अच्छा क्रिकेट खिलाया जाता है, यहाँ पे अच्छे पढ़ाई किए जाते हैं। तो जो चीज़ पहले से पूर्व धारणा होगी उनसे अगर आप कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा, स्कीमा। वो चीज़ क्या कहलाएगा, स्कीमा। क्या कहलाएगा, स्कीमा। यानी पूर्व धारणा से कॉन्सेप्ट बनाना, पूर्व धारणा से कॉन्सेप्ट बनाना। जैसे किसी इंस्टीट्यूट को लेके आप क्या करिए, एक कॉन्सेप्ट बना लिए, इसी को कहते हैं स्कीमा और एडेप्टेशन, यानी किसी चीज को अपना लेना जो चीज आपके अनुकूलन में। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एसाइमिलेशन। क्या होता है, एसाइमिलेशन, जिसका हिंदी होता है समायोजन करना, यानी किसी ज्ञान में अभिवृद्धि करना। अब एसाइमिलेशन क्या होता है कि पूर्व के जो ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को जोड़ना और अभिवृद्धि करना, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना और एक अभिवृद्धि करना। यानी इसको क्या कहते हैं, एसाइमिलेशन है नए ज्ञान को जोड़ना या नए ज्ञान की अभिवृद्धि करना, नए ज्ञान की अभिवृद्धि करना। इसको क्या कहते हैं, एसाइमिलेशन। इसको क्या कहते हैं, एसाइमिलेशन, यानी किसी चीज को जोड़ना। एडेप्टेशन क्या होता है, कोई स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या होता है कि पूर्व की धारणा पे आप कोई कॉन्सेप्ट बनाना, जैसे कहीं पे कोई चीज देखें उसके आधार पर आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया कि ये सही है। दूसरा है एसाइमिलेशन, यानी पूर्व के ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। और तीसरा है एकोमोडेशन, यानी जो नए ज्ञान को जोड़े उसे वातावरण या समाज में अनुकूलन करना या फिर कह सकते हैं अपनाना। अब एक एग्जाम्पल के तहत से समझाते हैं। एक बच्ची है जो एक बच्ची बिल्ली को देखती है, एक बच्ची है जो एक बिल्ली को देखती है
और बिल्ली को देखती है, उसमें क्या क्या चीज नोटिस की कि ये बिल्ली है, उसके पूंछ है, ये 2 आंख है, ऐसे करके एक छोटी सी आकृति है। जस्ट वो सेम एक बाघ का बच्चा को देखती है, एक बाघ के बच्चे को देखती है, बाघ के बच्चे को देखती है और ये अनुमान लगाती है, बाघ के बच्चे को देख के ये अनुमान लगाती है ये तो बिल्ली होगा, क्योंकि उससे पूर्व की धारणा पे ये चीज रिप्रेजेंट है कि वो जो है वो क्या है, एक प्रकार की बिल्ली है। लेकिन एक उसी में उसकी मम्मी आती है या उसकी बहन आती है और उसे एक नया ज्ञान की अभिवृद्धि कराती है कि ये एक बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली के जैसे दिखने वाली एक क्या है, बाघ है। आपके पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का क्या हुआ, अभिवृद्धि हुआ। अब नेक्स्ट जब अगला बार आप यूज करिएगा बिल्ली और क्यूब्स के दोनों को, तो उन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर पाइएगा कि बिल्ली एक अलग चीज होता है और बंदर और ये जो शेर का बच्चा होता है दोनों अलग चीज होता है। यही आधारित है एडेप्टेशन, असाइमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा, असाइमिलेशन और एकोमोडेशन। इस चीज को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं इस तरह से कि किसी चीज की धारणा बनाना, स्कीमा या एडेप्टेशन, किसी चीज को पुराने ज्ञान में नए ज्ञान की संवृद्धि करना, ये असाइमिलेशन, और उस चीज को आगे फर्दर यूज करना कम्युनिकेशन पर्पस पे तो या फिर किसी चीज को सीखने पे, तो वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। यहां तक में किसी को इशू तो बताइए, ये चीज आपका क्लियर। नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं। देखिए इनके थ्योरी से पहले हम कुछ थ्योरी को और जानते हैं। चलिए पहला एक चीज होता है, जो चीज हम आपको बताते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा बायोलॉजिकल होता है। पहला चीज क्या है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। पहला वर्ड है, एक वर्ड लिख लीजिए, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है बच्चों में, क्या होता है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है। ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या आता है कि जैसे जैसे चाइल्ड बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे बच्चा का विकास होगा, उनकी समझने की क्षमता, उनके कॉन्सेप्ट का भी विकास होगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे ही उनके कॉन्सेप्ट का क्या होगा, विकास होगा। जैसे मान लीजिए अगर शुरुआती दौर पे बच्चा नहीं समझ पाता है, बाद में वो स्कूल को पहचानता है, बाद में वो प्लेग्राउंड को पहचानता है, बाद में वो टेनिस कोर्ट को पहचानता है, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी वैसे वैसे ही आएगा। दूसरा जीन पियाजे का एक कथन है, वो है क्रिएटिविटी से, कि बच्चा क्या होता है, वो क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव मतलब क्या होता है, बच्चा एक प्रकार का साइंटिस्ट होता है, यानी स्मॉल साइंटिस्ट, यानी बच्चा एक छोटा सा साइंटिस्ट होता है जो नए नए चीजों में क्या करता है, निपुणता लाने की कोशिश करता है। तो बच्चा क्या है, क्रिएटिव होता है, स्मॉल साइंटिस्ट होता है। ठीक। तीसरा, थिंकिंग एबिलिटी एडल्ट से अलग हो सकता है, जो सोचने की क्षमता है वो एडल्ट से अलग हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी या क्वालिटी में वो बच्चों से दूसरे से अलग नहीं है। एग्जाम्पल, बच्चा आपसे कम या ज्यादा सोच सकता है एडल्ट से, लेकिन उसकी ब्रेन की क्वालिटी और क्वांटिटी सेम होती है। ये भी किनका कथन था, जीन पियाजे। यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब पियाजे के थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज हैं। 4 स्टेज हैं। कौन कौन से स्टेज हैं इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्जाम इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है पहला, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन कौन 4 स्टेज हैं, पहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा आपका लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट। 4 आपके क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, इसको देखिए। जब हमारे क्या है, सेंसर मतलब सेंस हमारे कितने हैं, 5। हमारे सेंस कितने हैं, 5। हमारे सेंस कितने हैं, 5। कौन कौन, पहला आई, दूसरा ईयर, तीसरा नोज, चौथा स्किन, और 5वां आपका टंग। ये हमारे क्या है, 5 सेंस हैं जो हम लोग शुरुआती दौर पे कोई बच्चा यूज करता है। यानी आंख, नाक, कान, त्वचा, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, इन चीजों से रिलेट करके वो चीजों को देखता है, छूता है, सीखता है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स वो नहीं दे पाता। यानी ये कह सकते हैं आप कि बच्चा देखेगा लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बच्चा देखेगा लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उस चीज के बारे में तार्किक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जैसे एक बच्चा इस स्टार को देख रहा है, इसको छू रहा है, इसको आंख से देख रहा है, इमेज क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस पे कोई प्रकार का क्वेश्चन, तार्किक या कुछ भी चीज नहीं करेगा। यानी सेंस से जिस चीज का विकास होता है उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहते हैं, जब आपका सेंस आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से आप किसी चीज का डेवलपमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेंसरी मोटर स्टेज।
दूसरा स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या कहता है? बच्चा जब सिंबल से यानी इमेज से, जैसे रिमोट को देख के ये बताता है कि रिमोट है, टेडी बियर को देख के ये बताता है कि टेडी बियर है, यानी सिंबॉलिक रूप का यूज किया था। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि सिंबल का किस स्टेज पे प्रयोग किया जाता है, तो सिमिलर स्टोरेज का किस में प्रयोग किया जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा बोलता है कि कंजर्वेशन के रूल्स को नहीं समझ पाता है, यानी इसमें कंजर्वेशन के रूल्स को समझ पाता है, यानी शेप, साइज, वेट, मास, क्वांटिटी, ये चीज सब चीजों को किसमें समझ पाता है? कंक्रीट ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट में समझ पाता है। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी इसमें बच्चा तार्किक हो जाता है, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, अपने एग्जांपल्स को ढूंढने लगता है, ये सारा चीज होता है। किस स्टेज? 4 स्टेज। पहला स्टेज फिर से बोलिए, प्री ऑपरेशनल। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथा है आपका और लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको और डिटेल में देखना है तो और डिटेल में देखिए ये डेवलपमेंट कैसे होता है। सेंसरी मोटर क्या होता है? बर्थ से लेके 2 साल तक, यानी 0 से 2 साल तक किसका विकास होता है? सेंसरी मोटर स्टेज का। प्री ऑपरेशनल कब होता है? 2 से 7 साल। कंक्रीट ऑपरेशनल कब होता है? 7 से 12 साल। और फॉर्मल ऑपरेशन कब होता है? 12 से आगे। ये है बच्चे का विकास। इसको और डिटेल में समझते हैं, एक एक को देखिए। पहला क्या कहता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी ये बच्चा में कब होता है? 2 से 7 साल। अब देखिए इसमें बच्चा क्या करता है? एक भाषा को बोलना स्टार्ट करता है। जब 0 से 2 साल तो हो गया, सेंसेस पे काम करता है, देखता है, बोलता है, आंख, नाक, कान, जिह्वा का प्रयोग करता है। प्री ऑपरेशनल बोलता है, इसमें बच्चा बोलना भाषा को स्टार्ट करता है, वर्ड को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करता है कि ये चीज इंडिकेट करने लगता है। एक ऑब्जेक्ट कैन रिप्रेजेंट अदर, एक ऑब्जेक्ट बहुत चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट, पियाजे इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल। पियाजे इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल। बोल रहा है कि ऑपरेशन इज ए मेंटल रूटीन। ये क्या है? ऑपरेशन एक मेंटल रूटीन है जो ट्रांसपोजिंग इंफॉर्मेशन, एवरी ऑपरेशन हैज ए लॉजिकल ऑपोजिट। इसके कुछ उल्टा भी हो सकते हैं लॉजिकल। ही इलस्ट्रेट डेफिसिट, यानी डेफिसिट मतलब क्या होता है? कमी। इलस्ट्रिएट मतलब क्या होता है? व्याख्या। ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल को इस स्टेज पे नहीं सीख पाता है। प्री ऑपरेशनल में कंजर्वेशन स्टेज को नहीं समझ पाता है। अब कंजर्वेशन स्टेज क्या होता है समझिए। जैसे एक ग्लास लिए, एक बड़ा सा ग्लास है, एक छोटा सा ग्लास है। जब आपकी मम्मी आपको, आपके भाई को, दोनों को दूध पीने के लिए देती है तो बड़ा वाला ग्लास आप चूज करना पसंद करते हैं, जबकि छोटा वाला ग्लास चुनना नहीं पसंद करते। भले ही उसके अंदर की क्वांटिटी सेम हो, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि बड़ा वाला में ज्यादा होगा, छोटा वाला में कम होगा। जैसे 1 किलो अगर रुई आपको दे दिया जाए तो बच्चा को बोरा वाला रुई पसंद आएगा, जबकि 1 किलो की कोई छोटी सी वस्तु समझ में नहीं आएगी। इसको और एक तरह से समझ सकते हैं कि आपको 10 के नोट अगर 50 दे दिए गए, वैल्यू कितना होगा? 500। लेकिन अगर 500 के नोट आपको 10 दिए गए तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5000। ठीक, लेकिन बच्चा क्या चाहता है कि मुझे 50 ही नोट मिले, जबकि हमें 500 के नोट से मतलब नहीं, क्योंकि बच्चा को उस समय उसकी वैल्यूएशन पे कोई पता नहीं होता। तो बोलता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज पे कभी भी बच्चा को इसकी व्याख्या नहीं होती, ना ही मास की, ना ही वेट की, ना ही वैल्यू की। चलिए नेक्स्ट। अब दूसरा क्या आ गया? सेंसरी मोटर हो गया। जब क्या करते हैं? सेंस के आधार पर बच्चा सीखता है। प्री ऑपरेशनल, जब बच्चा क्या करता है? 2 से 7 साल का होता है, धीरे धीरे भाषा को बोलना स्टार्ट करता है। ठीक, और धीरे धीरे क्या करता है, लेकिन वो एक चीज पे डिफरेंस नहीं कर पाता। वो क्या होता है कि कंजर्वेशन थ्योरी पे वो काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट, 7 साल से 12 साल, इस स्टेज का नाम क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बोलता है कि इसमें क्या होता है? बच्चा हर चीज में लॉजिक खोजने लगता है। बच्चा हर चीज में क्या करने लगता है? लॉजिक खोजने लगता है, कि क्लासिफाई करने लगता है ऑब्जेक्ट्स को, कि ये ऐसे हुआ, ये क्यों हुआ, लॉजिक खोजने लगता है, शॉर्ट्स ऑब्जेक्ट को खोजने लगता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, फिजिकल क्वांटिटी नॉट चेंज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलता है ये इसमें क्या करता है? कंजर्वेशन थ्योरी को सीखने लगता है। कंजर्वेशन थ्योरी अभी बताएं कि जो क्या होता है? शेप और साइज। ये क्या करता है? इसमें इस चीज को सीखने लगता है। शेप एंड साइज को क्या करता है? इसमें ये सीखने लगता है, सारा लॉजिक खोजने लगता है, क्लासिफाई करने लगता है। इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रूल हैं, और वो रूल है आपका, कौन सा स्टेज है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है। क्या करता है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है इसमें, यानी बच्चा सोचने लगता है, आपसे तर्क करने लगता है। ये क्या करने लगता है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है। यानी कह सकते हैं, इसको कहते हैं उदाहरण में तार्किकता। उदाहरण में तार्किकता।
यानी बच्चा उदाहरण में भी अब प्रश्न पूछने लगेगा आपसे, ये किस कौन से स्टेज में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा के ड्यूरेशन क्या होता है इसमें? 7 से 12 साल। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी अब बच्चा क्या करता है? बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है, जिसपे क्या करता है? डेवलपमेंट के बाद लर्निंग आता है, एग्जाम्पल देने लगता है, निगमनात्मक आकलन करने लगता है अपना, ठीक, तर्क करने लगता है। ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्स्ट्रैक्ट थॉट को। यानी बच्चा अब क्या करेगा? आगे आपसे एग्जाम्पल बनाने लगेगा, रूल बनाने लगेगा, यानी फॉर्मुलेटिव। तो बच्चा का 4 विकास, पहला सेंसरी मोटर यानी सेंस पे होगा, दूसरा प्री ऑपरेशनल, जब बच्चा कंजर्वेशन थ्योरी को नहीं समझ पाएगा, बच्चा भाषा को बोलना स्टार्ट करेगा, वो हो गया प्री ऑपरेशनल। तीसरा आ गया आपका कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल किसको कहते हैं? जब बच्चा क्या करता है? कंजर्वेशन थ्योरी को समझने लगता है, तर्क करने लगता है, कुछ कुछ पूछने लगता है। और लास्ट स्टेज क्या है? वो है प्री आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें क्या करता है? बच्चा आगे के बारे में एग्जाम्पल पे तर्क करेगा, एग्जाम्पल सीखेगा, आगे के उसके थ्योरी को समझेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ कुछ सिद्धांत हैं जिनमें समझने में आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। पहला है एनिमिज्म। क्या है? एनिमिज्म। एनिमिज्म किसको कहते हैं? बहुत ही अच्छे से समझिए। आप देखिएंगे कि माँ, एक जो छोटी माँ, एक माँ होती है, जब बच्चा रोता है तो वो धरती को मारती है, और धरती को मार के ये कहती है बाबू चुप हो जाओ, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? बाबू ये खिड़की को मारती है या जमीन को मारती है, यानी वो क्या करती है? निर्जीव में जान डालने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि बच्चा को ना ही निर्जीव का डिफरेंशिएट पता होता है, ना ही सजीव का प्रयोग होता है। ठीक, इस अवस्था में क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एनिमिज्म। तो बता, गिविंग लिविंग क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा चीज जिसमें जान नहीं है उसमें जान डालने का प्रयोग। क्योंकि चाइल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है किसके बीच में? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब आप नहीं कर पाइएगा डिफरेंशिएट, उस अवस्था को क्या कहते हैं? एनिमिज्म। नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कौन सा? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। इस अवस्था को क्या कहते हैं? एनिमिज्म। क्या कहते हैं? एनिमिज्म। नेक्स्ट, अब इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। इसको क्या कहते हैं? इस स्टेज को ईगोसेंट्रिज्म। क्या है ईगोसेंट्रिज्म? समझाते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, अब इस चीज को अच्छे से समझिए। ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट है, इसी से सारा चीज समझ में आ जाएगा। माई लाइफ वुड बी सिंपलियर इफ एवरीबडी लाइक द सेम थिंग आई डू। मतलब मुझे जो पसंद है दुनिया को भी पसंद होता तो बहुत ही ज्यादा मजा आता जीने में। एक चीज अब देखिएगा, एक बच्चा जिसको कभी कभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद है, तो वो चाहता है कि दुनिया मेरे अनुसार चले, सभी को क्या हो? स्ट्रॉबेरी ही पसंद हो। अगर उसे क्रिकेट खेलना पसंद है तो उसको लगता है कि बस क्रिकेट ही खेले और कोई ना खेले। बच्चा अपने अनुसार सेंट्रिज्म का प्रयोग करता है, अपने अनुसार उसको जो अच्छा लगता है वही चीज का वो प्रयोग करना चाहता है। तो उसको क्या कहते हैं? उस स्टेज को या उस चीज को ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा अपने पे, अपने जो चीज अपना उसका ईगो पे है या जो अपना सोच है उस चीज का, और दूसरों के ऊपर क्या करता चाहता है? थोपना चाहता है और बताना चाहता है कि जो चीज मुझे पसंद है वही सभी को पसंद होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म। इसको क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट, कंजर्वेशन टास्क। अभी इस पे चर्चा किए थे कि बच्चा जब शेप और साइज पे अंतर नहीं कर पाता है, मास पे अंतर नहीं कर पाता है, वेट पे अंतर नहीं कर पाता है, क्वांटिटी पे अंतर नहीं कर पाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पियाजे का कंजर्वेशन थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? एक ऐसा स्टेज जब बच्चा को अगर किसी चीज को उल्टा पलटा के, इसको क्या कहते हैं? उल्टा पलटा, यानी उल्टी पलटी अगर कोई चीजों को दे दिया जाए तो वो नहीं समझ पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 + 2 कितने होते हैं? 5। लेकिन वही चीज 5 - 3 कर दिया जाए तो 2, तो बच्चा इस चीज को नहीं कर पाता है। ठीक, जब बच्चा इस चीज को नहीं कर पाता, इस चीज को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबिलिटी। ठीक, यानी बच्चा उल्टा पलटा में समझ नहीं पाता। यानी किसी चीज को अगर नॉर्मली अगर ये कहे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, अगर बच्चा से ये पूछे अक्टूबर 1869 में किसका जन्म हुआ था, तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये महात्मा गांधी के बारे में ही कहा गया है। इस स्टेज को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट, सेंट्रेशन। ये क्या है? सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है समझिए? एक जगह केंद्रित होना।
यानी अगर आप देखे होंगे बच्चा अगर मोबाइल यूज करता है तो बस बच्चा मोबाइल क्यों यूज करता है कि अगर मान लीजिए वो खाना खा रहा है तो उस खाते समय पे वो चाहता है कि बस मोबाइल ले, उसका एक ही पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है? एक, कि बस वो रील्स देखे, रील्स को स्क्रॉल करे और खाना खाए। तो बच्चा जब किसी चीज के लिए सेंट्रिज्म का प्रयोग करता है, मतलब कहीं एक जगह पे फोकस ऑन वन थिंग, इसको क्या लिख सकते हैं? फोकस ऑन वन थिंग। इसको लिख लीजिए, फोकस ऑन वन थिंग, फोकस ऑन वन थिंग। जैसे मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देख के उसको स्क्रॉल करते जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सेंट्रेशन। क्या कहलाएगा? सेंट्रेशन। नेक्स्ट, क्रिएशन। क्रिएशन क्या कहता है? सीरीज। सीरीज क्या होता है? एक निश्चित क्रम में किसी को सजाना। जैसे एक बड़ा साइज है तो उसके बाद वो साइज होगा, उसके बाद वो साइज होगा, उसके बाद वो साइज होगा। छोटा साइज है ट्रेंगल, तो ये बड़ा ट्रेंगल, छोटा ट्रेंगल, ट्रेंगल ट्रेंगल ट्रेंगल। सर्कल है तो बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, मीडियम सर्कल, ये सजाना। तो बोलता है द कंक्रीट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स ऑर्डरिंग, यानी इस चीज को सजाना क्वांटिटी के अनुसार, डायमेंशन के अनुसार, लेंथ के अनुसार, हाइट के अनुसार। जब बच्चा नहीं सजा पाता है तो उसको क्या कहते हैं? सेरिएशन। चलिए यहां तक। अब ये तो हो गया जीन पियाजे के बारे में, तीनों स्टेज बता दिए, उनका जितना भी थ्योरी था उनके बारे में आपको डिटेल जितना समझा सकते थे समझा दिए। अब आगे देखिए, अब दूसरे लिंग्विस्टिक हैं या दूसरे जो भाषा से फिलोसफर हैं वो क्या है? नोआम चोम्स्की। नोआम चोम्स्की अमेरिकन हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिकन लिंग्विस्टिक हैं, फिलोसफर हैं, जो किनके लिए जानते हैं? कॉग्निटिव साइंटिस्ट के जानते हैं। इनके दो थ्योरी जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो है LAD। ये कहते हैं कि दिमाग, बच्चा सीखता कैसे है, बच्चा सीखता कैसे है, तो वो बताते हैं कि बच्चों में एक दिमाग पे एक डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम होता है LAD। क्या नाम होता है? LAD, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या नाम होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। बोलते हैं कि ये बच्चा पे एक दिमाग पे एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम होता है LAD। बच्चा उसी के सहायता से सीखता जाता है, सीखता जाता है। ठीक, जैसे बोला जाता है कि अगर बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा ये डिवाइस का असर उतना ही कम होगा, क्योंकि शुरुआती स्तर पे बच्चा सीखने के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? उत्साहित होता है, और धीरे धीरे उनकी ज्ञान का अभिवर्धन में क्या होता है? कमी आता है। तो बोलते हैं कि LAD जो होता है शुरुआत के समय में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये कहाँ के हैं? अमेरिकन के हैं, इनके लिंग्विस्टिक फिलोसफर। ये एक और चीज बोले थे कि बच्चा को प्री एग्जिस्ट ग्रामर आता है। क्या कहते हैं? प्री एग्जिस्ट ग्रामर। इनका दूसरा थ्योरी है कि बच्चा को, ये इसकी इन्नेट कैपेसिटी है। ये वर्ड जो लिख रहे हैं आप याद कर लीजिएगा, जरूर एग्जाम में आपको सामना होगा इससे। इन्नेट कैपेसिटी मतलब बोला था कि बच्चा में ग्रामर जन्मजात होता है, और बच्चा क्या करता है? ग्रामर को पहले से प्री एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो ये नहीं बोलता कि माँ खाता है, क्योंकि वो बोलता है माँ खाती है। तो ये कहता है कि इनके इन्नेट कैपेसिटी है, प्री एग्जिस्ट ग्रामर होता है, ये इनकी जन्मजात क्षमता है। ये कौन सा डिवाइस का वर्णन करते हैं? LAD। इसीलिए इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, और इनको एक सम्मान से नवाजा गया है जिनका नाम है द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। ठीक, कौन? अब्राहम नोआम चोम्स्की। ठीक, इनके बारे में हम लोग क्या जाने? एक डिवाइस लगा होता है बच्चे में, उसका नाम क्या है? LAD। ये धीरे धीरे 5 साल के बाद कम प्रभावशाली होता है, शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये कहते हैं कि प्री एग्जिस्ट ग्रामर बच्चे को आता है, यानी बच्चा को पूर्व ही ग्रामर का ज्ञान होता है। ये इनकी क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है, इन्नेट कैपेसिटी होती है। ये किनका कथन था? नोआम चोम्स्की। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है स्टीफन कैरेसन। क्या नाम है? स्टीफन कैरेसन। अब देखिए इनके बारे में क्या चीज है। बोलता है ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? SLA, जिसका फुल फॉर्म होता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या होता है? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इसको समझते हैं। SLA से पूछा जाएगा कौन संबंधित है, तो कौन संबंधित है? स्टीफन कैरेसन। ठीक, अब देखिए इनका क्या क्या थ्योरी है इनके बारे में। स्टीफन कैरेसन, अब एक सपोज एक एग्जांपल से पहले पूर्व समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपको सीखना है बंगाली, तो ऑब्वियस सा बात है सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करना कब आसान हो जाएगा? पहला, जब आप फेमिलियर एनवायरनमेंट पे जाइएगा, यानी आप अगर बंगाल में जाके अगर सीखिएगा इस भाषा को, तो नेटिव स्पीकर होंगे, तो भाषा को सीखने में क्या होगी? बहुत ज्यादा निपुणता फील होगी। तो यही बोल रहा है कि स्टीफन कैरेसन बिलीव्स, वो विश्वास करते थे कि हम किसी भी भाषा को एक्वायर कर सकते हैं, वो चाहे क्यों ना सेकंड लैंग्वेज हो। जैसे हम अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को, वैसे ही हम क्या कर सकते थे? सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हमारी मातृभाषा मान लीजिए नागपुरी, उर्दू, चाहे हिंदी, चाहे वो खड़िया, चाहे कोई भी हो, इस भाषा को हम अपने आप सीख जाते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। उसी तरह हम दूसरे लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं आसानी से।
ठीक, ये किनका कथन था? स्टीफन कैरेसन। ये 5 हाइपोथेसिस देते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। एसएल के लिए कितना आप दे रहे हैं? 5 हाइपोथेसिस। पहला क्या है? एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। दूसरा क्या है? मॉनिटर हाइपोथेसिस। तीसरा क्या है? नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। चौथा है इनपुट हाइपोथेसिस और पांचवा है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। पहला कहता है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मतलब कहता है बच्चा किसी चीज को अपने आप क्या करता है? एक्वायर कर लेता है, अगर उसको माहौल मिले और सुविधा मिले। दूसरा, किसी चीज का वो अर्जन कर सकता है। मॉनिटर हाइपोथेसिस कहता है कि जैसे मान लीजिए वो कुछ सीखा, तो एकदम सा बात है कि कहीं से कॉपी करके सीखेगा, कहीं से अर्जन करेगा तो शुद्ध तो नहीं सीखेगा, तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ का स्पेलिंग सीखे, मान लीजिए सीखे ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी चीज़ का वर्ड सीखे, तो हम स्पेलिंग तो गलत लिखेंगे शुरू में, लेकिन बाद में हमको उस पर ध्यान देना होगा, मॉनिटर करना होगा और उस स्पेलिंग को क्या करना होगा? सुधारना होगा। जैसे सपोज अगर आप कोई वर्ड आपको बता दिया गया डिफिकल्ट, तो आप लिख दिए DIFKLT, डिफिकल्ट। क्या ये सही हो गया? नहीं। बाद में इसी चीज को करेक्शन किए और ये लिखिए डिफिकल्ट। यानी क्या कहता है कि मॉनिटर करना है, जो चीज हम अर्जन कर रहे हैं उसको देखना है कि वो सही है या गलत, क्या चीज की सुधार की गुंजाइश है। तीसरा कहते हैं नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, यानी ये नेचुरली होगा, बच्चा अपने आप धीरे धीरे उस चीज का अनुमान लगाना लगेगा। यानी ज्ञान अर्जन में दुविधा नहीं देना है, धीरे धीरे ये नेचुरल प्रोसेस और वो धीरे धीरे उसको भी क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। चौथा है इनपुट हाइपोथेसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बौद्ध गम्य कहते हैं। यानी अगर उस भाषा में उसको और ज्यादा निपुण होना है, उस भाषा में उसको और ज्यादा निपुण होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल एक्सरसाइज कराया जाए, यानी उसके लेवल से ऊपर की चीजों को समझाया जाए। जैसे अगर वो मान लीजिए वर्ड्स जानता है, तो हम सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, यानी उस भाषा के जो अधिकतम चीजें हो सकते हैं उनको क्या करेंगे? सिखाने का प्रयास करेंगे। उससे क्या होगा? जितना ज्यादा अच्छा इनपुट डालेंगे उतने ज्यादा उनकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होगी? उतनी अच्छी होगी। लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस क्या होता है? ये 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक होता है रिवार्ड, एक होता है पनिशमेंट और एक होता है कॉन्फिडेंस। इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है, जो कि आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसी चीज को देखिए डिटेल में थोड़ा सा और बता दिए हैं कि एक्विजिशन क्या होता है? सबकॉन्शियस। एक आपको पहले भी होगा लर्निंग और दूसरा क्या होता है? एक्वायर। देखिए, या लर्निंग एंड एक्विजिशन आप पढ़ेंगे। लर्निंग कैसा है? कॉन्शियस प्रोसेस है। कॉन्शियस प्रोसेस है। कॉन्शियस मतलब चेतना, यानी लर्निंग को क्या करते हैं? आप मेहनत करके सीखते हैं। कॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है। और एक्विजिशन क्या है? सब कॉन्शियस प्रोसेस है। यानी सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। जब एफर्ट डालिएगा तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया? कॉन्शियस। जब एफर्टलेस होगा, अपने आप सीख जाइएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सब कॉन्शियस। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लर्निंग कैसा प्रोसेस है? कॉन्शियस। एक्विजिशन कैसा प्रोसेस है? सब कॉन्शियस। अब देखिए, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एक्विजिशन होता है वो क्या होता है? सब कॉन्शियस होता है, यानी अर्जन अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट, मॉनिटर करना मतलब उसको देखभाल करना, कुछ चीज सुधार किया जा सकता है तो उसको सुधार करना, पहले भी समझाए हैं। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कहता है कि जो ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, उसको बच्चा धीरे धीरे अपने प्रिडिक्ट करके सीख जाएगा, उसको नेचुरली छोड़ देना चाहिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं इनपुट हाइपोथेसिस, यानी बोलते हैं बौद्धगम्य। यानी जब बच्चा भाषा सीखता है तो उसके लेवल से ऊपर के नॉलेज को गेन कराते हैं बच्चे को, ताकि जो होता है बच्चा उसमें और ज्यादा निपुणता ला पाए। और पांचवा कहते हैं इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इसमें 4 चीज हैं। देखिए, मोटिवेशन, दूसरा क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, और तीसरा है एनेक्सिटी। ठीक, देखिए, जितना ज्यादा आप परेशान होइएगा, अगर मान लीजिए ये डाउन होता है और ये बढ़ता है, तो भाषा को सीखने में बहुत ही मजा आएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, मोटिवेशन हाई होगा, और जितना ज्यादा चिंता, एंग्जाइटी कम होगा, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा सीखने में किसी चीज को। लेकिन जस्ट इसकी रिवर्स, अगर आपकी चिंता बढ़ गई, कॉन्फिडेंस कम हो गया और मोटिवेशन कम हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको सीखने में क्या होगा? परेशानी होगा। फिल्टर आपका, तो ये भाषा को क्या करता है? फिल्टर करने में मदद कर देता है, यानी बदल देता है। कि अगर आपका मोटिवेशन हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है, तो आप क्या करिएगा? भाषा को अच्छे से एक्वायर कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये दोनों कमी हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाता है, यानी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? आप उतने अच्छे से एक्वायर भाषा को नहीं कर सकते। ये 5 हाइपोथेसिस किनके बारे में दिए गए हैं? उनका नाम है स्टीफन कैरेसन। इन्हीं को दिक्कत देखिए,
हम लोग पढ़े स्टीफन कैरसन के बारे में कि इनके 5 हाइपोथेसिस से ये किससे रिलेटेड है, SLA, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक, इनके 5 हाइपोथेसिस पढ़े, क्या क्या था, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस और इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। चलिए अब नेक्स्ट है जेम्स एसर। क्या नाम है इनका, जेम्स एसर। अब जेम्स एसर कौन है, देखिए ये इनका क्या है, डॉक्टर जेम्स एसर 1977 बोलते हैं एसर डेवलप्ड, ये इनका कथन है TPR, इनका किससे रिलेटेड है ये, TPR कहता क्या है, टोटल फिजिकल, देखिए क्या कहता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम अपने गेस्चर का प्रयोग कर रहे हैं, गेस्चर मतलब होता है हाव भाव। एक टीचर समझाता है कि ये हैंड क्या है मेरा, ये साइड क्या है, राइट साइड। अगर आप अपने शरीर का यानी बॉडी को भी अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं लर्निंग के मेथड्स पे तो उसको क्या कहते हैं, TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। किनके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर जेम्स एसर। किनके द्वारा दिया है, डॉक्टर जेम्स एसर। ये बोलते हैं TPR कि बच्चा तभी और ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाता है जब क्या करता है, आपके गेस्चर को भी समझ पाता है। तो यही क्या लिखा हुआ है, देखिए TPR वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर जेम्स एसर। TPR एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑब्जर्विंग यंग चिल्ड्रन लर्निंग देयर फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए थ्योरेटिकल फिजिकल, ये किसके द्वारा हुआ था, जेम्स एसर के द्वारा। इट इज ए लैंग्वेज टीचिंग मेथड, ये एक भाषा सिखाने का मेथड है अराउंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन, यानी आपके बोलने और आपके गेस्चर पे ये डिपेंड करता है। टू टीच लैंग्वेज थ्रू फिजिकल मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटी वो कहते हैं जो आपके क्या करते हैं, बॉडी पार्ट से इन्वॉल्व होते हैं। तो TPR का कॉन्सेप्ट किनके द्वारा गया था, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कौन दिए थे, जेम्स एसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब आगे ली वोगोत्स्की, वाइगोत्स्की जो भी पढ़ता है, वाइगोत्स्की। इनका जन्म हुआ था 1896 और 1934 में इनका डाइड। देखिए ये एक रूल देते हैं जिनका नाम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। ये कहते हैं बच्चा का विकास सबसे ज्यादा क्या होता है, सोशली होता है, सामाजिक रूप से ही एक बच्चा का विकास सबसे ज्यादा होता है, वाइगोत्स्की। ठीक, लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है इनके लिए कि बच्चा में सोशल इंटरेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इनका ऐसा विश्वास था। ये किनके द्वारा किया गया था, ली वाइगोत्स्की। ये क्या कहते हैं कि बच्चा समाज में ही रह के सबसे अच्छा भाषा को सीख सकता है। ये किनका कथन था, सोशल इंटरेक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, सेड बाय ली वाइगोत्स्की। इनका ZPD में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आगे पढ़िएगा कभी। अब नेक्स्ट है पैवलोव, इनका नाम है इवान पैवलोव। क्या नाम है, इवान पैवलोव। ये इनका देखिए बॉर्निंग है, डाइड है। ये मेडिकल डिग्री एट द एज ऑफ 33 गेन किए थे। फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग या पेवेलियन कंडीशनिंग के नाम से जाने जाते हैं। इनको नोबेल भी मिला था। His studies on the digestive system won him the Nobel Prize in 1904 में ये क्या किए थे, नोबेल भी प्राप्त किए थे। Pavlov work set the foundation for John B. Watson, इनके साथ वॉटसन ने एंड हिम आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म में भी काम किए हैं वॉटसन के साथ मिलके। यूज थ्योरी ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग एंड बिहेवियरिज्म टू क्रिएट हिज ओन थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इनके दौरान ही वे क्या किए, क्लासिकल कंडीशनिंग को इनोवेट किए। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ये चीज को समझते हैं। ठीक, इवान पैवलोव का कथन क्या था, क्लासिकल कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है समझिए। कहते हैं कि स्टिम्युलस यानी जो उत्प्रेरक है यानी जो चेतना है वो स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या किसी भी चीज़ को लर्निंग करने में इंपॉर्टेंट होता है। स्टिम्युलस मतलब यानी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट। ये बोलते हैं कि अगर एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मिलेगा कहीं से तो स्टिम्युलस मिलेगा तो आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। ये इनका एक प्रयोग है जिनके प्रयोग में ये पूरा इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए क्या है प्रयोग, ये कहते हैं एक डॉग पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहानी पूरा एक बार सुनाते हैं और सुनिए। एक बार डॉग के पास एक्सपेरिमेंट करते हैं कि डॉग को एक बार खाना दिया जाता है। पहला स्टेज पे क्या किया जाता है, डॉग को खाना दिया जाता है तो अनकंडीशन नॉर्मल रिस्पॉन्स करता है। अब दूसरी बार इसके गले में क्या बांध दिया जाता है, घंटी बांध दिया जाता है। तीसरा बार क्या किया जाता है कि घंटी बजाया जाता है और खाना दिया जाता है। यानी पहला वाला में क्या है, सिर्फ फूड दिया गया स्टिमुलस, दूसरा में एक घंटी बांध दिया गया, तीसरा में अब घंटी बजाने के बाद क्या दिया गया, खाना दिया गया। तो ऐसे 2-3 बार जब क्रिया किया जाता है तो देखता है कि जैसे ही घंटी बजता है तो उसके मुंह से क्या टपकने लगता है, लार टपकने लगता है। तो ये चीज कहते हैं कि ये इसके मुंह से क्या निकलने लगा, लार। यानी ये इनका रिस्पॉन्स हो गया कि ये बार बार चीज इसके साथ क्रिया हुआ तो उनका रिस्पॉन्स अपने आप निकलने लगा। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि देखिएगा कि जब
हम लोग साधारणतः जब स्टार्ट करते हैं, बच्चा क्लास पे होता है, जब छुट्टी होता है, टिफिन की घंटी बजती है, तो टिफिन की घंटी बजने के जस्ट बाद ही बच्चा क्या करता है, तुरंत देखता है कि टिफिन की घंटी बजी, उसके मन से तुरंत ही टिफिन बॉक्स के ख्याल आता है, टिफिन बॉक्स खोलता है और उसके मुंह से थोड़ा थोड़ा लार आ जाता है। ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो बोला जाता है कि अगर कंडीशन उत्पन्न कर दिया जाए तो मनुष्य को किसी कार्य को करने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है, यानी बिना किसी फोर्स किए बच्चा उतना अच्छे से कार्य आदमी नहीं कर पाता। ये यानी कंडीशनिंग को कौन रिप्रेजेंट किए थे, पैवलोव। याद रखिएगा क्लासिकल कंडीशनिंग किनके द्वारा दिया गया है, तो उनका नाम है पैवलोव। उनका नाम क्या है, पैवलोव। देखिए इवान पैवलोव इनके द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग देखिए क्या कहते हैं, पहले एक कुत्ते को खाना दिया गया और घंटी दिखाया गया, कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया, लेकिन एक बार खाना और घंटी दोनों, घंटी बजाए और खाना दिए, तो अगला बार जो होगा वो रिस्पॉन्स करेगा, कंडीशन पे रिस्पॉन्स करेगा, और जैसे ही घंटी बजा जाएगा उसके मुंह से क्या निकलेगा, लार निकलेगा, क्योंकि उसे पता है इसके बाद उसे क्या मिलने वाला है, खाना। तो पूछा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग किसके बाद दिया जाता है, तो क्या होगा आंसर, पैवलोव। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनका क्या कथन है, तो इनका कथन है सोशल इंटरेक्शन रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। टीपीआर किनका कथन है, तो जेम्स एसर के द्वारा कथन है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए हाइपोथेसिस, पांचों हाइपोथेसिस कौन दिए थे, तो कौन दिए थे, स्टीफन कैरेसन। कौन दिए थे, स्टीफन कैरेसन। नोआम चोम्स्की क्या बताए थे, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये कहते हैं प्री एग्जिस्ट ग्रामर बच्चे में होता है, और ये इनकी क्या है, इन्नेट कैपेसिटी है। नेक्स्ट ये आपको बताए थे पूरा जीन पियाजे का कहानी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब लास्ट है हमारे आज के टॉपिक के BF स्किनर। ये भी BF स्किनर इनका थ्योरी है RS, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस उसके बाद काम करने में मन। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं BF स्किनर, ये लिंग्विस्टिक है, और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक चूहे को एक बॉक्स में भर देते हैं, एक चूहे को एक बॉक्स में भर देते हैं। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कूदता है, उछलता है, कूदता उछलता है, और गलती से इसका पैर यहाँ पे एक टैप होता है जिस पे पैर पड़ता है, और पैर पड़ने के बाद जस्ट यहाँ से क्या आता है, अंदर से खाना आता है। तो ये यही RS थ्योरी किनका है, RS रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी किनका है, BF स्किनर। BF स्किनर कहते हैं कि कितना भी ज्यादा रिस्पॉन्स करिए, जैसे ही रिस्पॉन्स की, ये बहुत ज्यादा चूहा उछलता कूदता है इस बॉक्स के अंदर, जैसे ही इसका पैर कहां पड़ता है, यहां पे एक चीज रखा हुआ है, उस पे जैसे ही पैर पड़ता है तो वहां से खाना निकलता है। तो अब बार बार वो ये चीज समझ जाता है कि कुछ रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद उसको स्टिमुलस मिलता है, रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद उसको खाना मिलता है। इस प्रयोग को कौन करते हैं, BF स्किनर। इस प्रयोग को कौन करते हैं, BF स्किनर। इसके 3 पहलू हैं, एक है रिवार्ड, एक है पनिशमेंट। यानी अगर किसी को अगर मान लीजिए प्रेज करिएगा, रिवार्ड दीजिएगा, तो उनका क्या होगा बिहेवियर में, देखिए एक सेकंड, बोल रहा है कि स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस विद द वॉलंटरी बिहेवियर। बोलता है कि अगर रिवार्ड दीजिएगा तो उससे इंक्रीज होगा बिहेवियर में, और पनिश करिएगा तो बच्चे में क्या होगा, स्टिमुलस घटेगा। तो RS थ्योरी कौन दिए थे, BF स्किनर, जो किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, एक चूहा पे। वो बोलते हैं कि चूहा बहुत ज्यादा उस बॉक्स पे रिस्पॉन्स करता है, कूदता है, लेकिन जैसे उसको उसके पैर पास एक मिलता है, क्लैप करता है, उसको उधर से खाना आता है। बोलता है पहले रिस्पॉन्स, उसके बाद स्टिमुलस। RS थ्योरी कौन दिए हैं, स्किनर। नेक्स्ट, अब ये चारों चीज को समझने का एक छोटा सा ब्यौरा है। क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर पे 2 हैं, वो कौन कौन है, बिहेवियर पे 2 हैं, वो उनका नाम है, एक का है पैवलोव और दूसरा का नाम है स्किनर। यानी व्यवहार को देखा जाता है। पैवलोव भी यही बताया, क्लासिकल कंडीशन उत्पन्न करिए, स्टिमुलस उत्पन्न होगा, आदमी को काम करने में इच्छा होगा। दोनों कथन किनके द्वारा दिया गया है, पैवलोव और स्किनर। ये भी चूहा पे एक्सपेरिमेंट किए, और ये किस पे एक्सपेरिमेंट किए, कुत्ता पे। अभी बताएं, चूहा पे बोला जाता है जब रिस्पॉन्स करिएगा तो स्टिमुलस मिलेगा और काम करने में मन करेगा। सेम पैवलोव भी यही बोले कि अगर घंटी बजा देते हैं तो उसके बाद बच्चे में क्या, कुत्ते में क्या आता है, एक लालच की भावना आती है और उससे लार निकलता है। तो बिहेवियरिज्म से कौन कौन रिलेटेड है, पैवलोव और स्किनर। नेटिविज्म यानी शुरुआत इन्नेट कैपेसिटी से कौन रिलेटेड है, कि हमें यूनिवर्सल ग्रामर आता है, हमारे पास एबिलिटी है कि हम ग्रामर को समझ सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ये किनके द्वारा कथन है, नोआम चोम्स्की, अब्राहम नोआम चोम्स्की। मॉनिटर थ्योरी अभी बताएं कि 5 थ्योरी होता है SLA को लेके, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को लेके, जो किनके द्वारा दिया गया है, स्टीफन कैरेसन। किनके द्वारा दिया गया है, स्टीफन कैरेसन। ये बोलते हैं 5 हाइपोथेसिस होते हैं जो फोकस करते हैं लर्नर को किसी भी दूसरे भाषा को एक्वायर करने में। ये मॉनिटर थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है, क्रेसन। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, सोशल सामाजिक तौर पे जीना, बात करना एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है। ठीक, चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हल्का सा भी पसंद आता है, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इसमें आप कम से कम मिनिमम 1000 लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दिखाइए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम इस प्रकार के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम तक।
जो भी हमसे बन पाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिनके थ्योरी पे आपको समझना है, कमेंट करिए कि सर इनका थ्योरी समझा दीजिए, सीडीपी पे ये प्रॉब्लम है या इस चीज़ पे ये थ्योरम है। फिलहाल के लिए हम इन पे 4 पे चर्चा किए, बिहेवियरिज्म, नेटिविज्म, मॉनिटर थ्योरी और सोशल कंस्ट्रक्टिव। जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम कर सकते थे कोशिश किए। अगर हमसे कुछ रह भी जाता है तो आप बताइए, अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय, और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।